हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट चैप्टर नंबर 3 सर्कल का। और इसमें हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर सब क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक। और क्वेश्चन 1 आपका क्या है कि 4 अल्टरनेटिव आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर गिवन। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, आपको उसमें से सही क्या है वो बताना है, ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 3.3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली टच ईच अदर। तो 2 सर्कल है, एक का रेडियस 5.5 है और एक का रेडियस 3.3 है। तो 2 सर्कल है और एक का रेडियस है 5.5 सेंटीमीटर और एक का है 3.3। टच ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देखिए टच मतलब टच करना, इंटरसेक्ट करना मतलब काट के चले जाना। तो टच ईच अदर। अब अगर आपने ये लेसन पढ़ा है ऑलरेडी पहले, तो आपको मालूम है कि जब 2 सर्कल टच करते हैं एक दूसरे को तो 2 ऑप्शंस रहते, 2 क्राइटेरिया रहता है। या तो वो एक्सटर्नली टचिंग करेंगे बाहर बाहर से, और या तो वो इंटरनली टचिंग करेंगे अंदर अंदर से। पर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बताया कि किस तरीके से वो टच कर रहे हैं। मतलब आपको सिर्फ बोला कि वो टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको दोनों ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। फिर आपसे बोला कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा। तो आप ये भी चीज़ जानते हो कि जब 2 सर्कल एक्सटर्नली टचिंग करते हैं तो उनके सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो दोनों के रेडियस को प्लस करके मिलता है। रेडियस 1 प्लस रेडियस 2। यहाँ पे रेडियस 1 आपके पास 5.5 है और रेडियस 2 आपके पास 3.3 है। अगर आप दोनों को प्लस करते हो तो आपको मिलता है 8.8। तो अगर वो एक्सटर्नली टचिंग करते हैं तो 8.8 मिलेगा। और अगर वो इंटरनली टचिंग कर रहे हैं तो आपको, अगर उनके सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो आपको ग्रेटर रेडियस में से स्मॉलर रेडियस को माइनस करना पड़ेगा। मतलब ग्रेटर R1 है, सपोज करिए इसको R1 अगर आप ले लेते हो और इसको R2, तो R1 में से R2 को आपको माइनस करना पड़ेगा। मतलब 5.5 में से आपको 3.3 माइनस करना पड़ेगा, आपको मिलेगा 2.2। तो 2.2 ये तब मिलेगा जब सर्कल इंटरनली टचिंग कर रहा है, और 8.8 ये आपको तब मिल रहा है जब एक्सटर्नली टचिंग कर रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ नहीं बताया कि वो सर्कल इंटरनली टचिंग कर रहे हैं या एक्सटर्नली। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे स्टूडेंट्स। टच करने का मतलब बाहर बाहर से टच करना, जैसे आप ये केस में कर रहे हो। और इंटरसेक्ट का मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देते हैं, ऐसा। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट का बात बताया कि 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट, और उनकी भी शर्त क्या है कि सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। मतलब हर दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। अगर आप समझते हो तो इस तरह आप देखिए कि एक सर्कल यहाँ पे है और एक सर्कल यहाँ पे है, और वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से कि ये सर्कल पास होएगा इसके सेंटर से और ये सर्कल पास होएगा इसके सेंटर से, और वो आपको इस तरह दिखाई देगा। देखिए ये सर्कल इससे पास हो रहा है इसके सेंटर से, ये सर्कल इसके सेंटर से। तो ये कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। फिर क्या बोला कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 12। अब उन्होंने ये बोला कि दोनों सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों सर्कल के सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये अगर आपको बोला कि 12 है, तो आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ईच सर्कल। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि अगर दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से जाने वाले हैं तो वो कभी भी अनइक्वल या नॉन कॉन्ग्रुएंट सर्कल नहीं हो सकते। एक छोटा और एक बड़ा सर्कल अगर आप बनाओगे और चाहोगे कि दोनों भी एक दूसरे के सेंटर से पास हो जाए, तो ये कभी नहीं होगा। तो दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से तभी पास होते हैं जब दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दोनों का रेडियस सेम होता है। तो अब ये आप समझ लीजिए कि दोनों का रेडियस सेम है, पर दोनों का रेडियस कितना है ये आपको बताना है। और बोला कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द ईच सर्कल। तो यहाँ पे जो दिया है आपको 12, ये क्या दिया है, ये सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया है। लेकिन अगर इसको आप गौर से देखते हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इस सर्कल के लिए रेडियस ही है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इस सर्कल के लिए रेडियस है। मतलब सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस यहाँ पे दिया जा रहा है वो एक्चुअल में ये दोनों सर्कल का रेडियस ही दे रहे हैं। और यही वजह है कि इन दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इसीलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए सेकेंड के बाद थर्ड वाला देखते हैं। देखिए क्या लिखा थर्ड वाला कि इस सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक सर्कल है जो पैरेललोग्राम के सभी साइड्स को टच कर रहा है। सो द पैरेललोग्राम मस्ट बी ए डैश। तो वो पैरेललोग्राम क्या होगा। तो बेसिकली अगर आप देखते हो या आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम अगर आपको दिया जाता है तो वो इस तरीके का फिगर होता है, 2 अपोजिट साइड जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये पैरेललोग्राम है।
अब एक सर्कल क्या कर रहा है, इस पैरेललोग्राम के सभी साइड को टच कर रहा है। अब ऐसे पैरेललोग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे पैरेललोग्राम में अगर आप एक ऐसा सर्कल बनाओगे जो सभी साइड को टच करेगा तो आपको वो इस तरह दिखाई देगा कुछ। और ये एक सर्कल बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, ये कोई सर्कल नहीं है। तो ऐसा क्या कंडीशन होगा कि वो पैरेललोग्राम भी रहेगा और उसके अंदर जो सर्कल बनेगा वो सभी साइड को टच करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना, चलिए सेंटर है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पैरेललोग्राम है इसको आपको इस तरीके से मूव करना पड़ेगा कि इसके चारों साइड इक्वल बन जाए, और उसके बाद अगर आप सर्कल बनाओगे तो अपने आप उसको टच करेगा। और जब इसके चारों साइड इक्वल हो जाएंगे तो ये बन जाता है रोम्बस। ये हमेशा याद रखिए। स्क्वायर में भी आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक पैरेललोग्राम के बारे में बताया है। तो अगर पैरेललोग्राम से शुरू करेंगे तो उसको उसके सभी साइड को जब आप इक्वल करोगे तो वो रोम्बस हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है कि लेंथ ऑफ ए टेंजेंट सेगमेंट, या चलिए इसको आगे देख लेते हैं इस तरीके से कि लेंथ ऑफ ए टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट। देखिए लेंथ ऑफ ए टेंजेंट सेगमेंट, तो एक टेंजेंट है, टेंजेंट सेगमेंट, इसका जो लेंथ है, लेकिन ये ड्रॉ कहाँ से हुआ है कि ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक ऐसे पॉइंट से ये ड्रॉ हुआ है जो सेंटर से, जो सर्कल के सेंटर से 12.5 डिस्टेंस पे है। मतलब एक ऐसा टेंजेंट जो उस पॉइंट से बना है सर्कल के ऊपर, जो पॉइंट सर्कल के सेंटर से 12.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, उसका लेंथ 12 है। मतलब उस टेंजेंट सेगमेंट का लेंथ 12 है। तो आपको मालूम है कि टेंजेंट सेगमेंट जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से रहेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 12। फिर आपसे पूछा कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, आपको सर्कल का डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो आप एक चीज़ जानते हो कि अगर आपको रेडियस मिल जाता है तो आपको मालूम है कि डायमीटर भी मिल जाएगा, क्योंकि डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल रहेगा। तो रेडियस हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस लाइन को ज्वाइन करते हो, टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको अगर सर्कल के सेंटर से अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट रेडियस थ्योरम आप बोल सकते हो। अब ये जब परपेंडिकुलर बनता है तो ये रेडियस हो जाएगा, फिर ये आपके लिए रेडियस बन जाएगा। अब अगर रेडियस आप निकाल लेते हो, इतना डिस्टेंस अगर आप निकाल लेते हो तो इसका मतलब आप रेडियस फाइंड आउट कर लेते हो, और अगर आप रेडियस निकाल लेते हो तो आप डायमीटर निकाल लोगे। तो ये एक ट्राइंगल जो आप देख रहे हो ये दरअसल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें 90 के सामने ये हाइपोटेनस है। तो आपको एक रूल पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस का आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, पाइथागोरस का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 12.5 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, फिर प्लस अदर साइड का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है। तो 12.5 का स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो वो आपको मिलता है 156.25, और 12 का स्क्वायर आपको मालूम है 144, और फिर प्लस r स्क्वायर। प्लस 144 को यहाँ पे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 156.25 माइनस 144 विच इज़ इक्वल टू r स्क्वायर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 12.25 विच इज़ इक्वल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर का वैल्यू आपको 12.25 मिला है, जिसको अगर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे r स्क्वायर है 12.25। अब हमें करना क्या है कि इसका पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट के बाद दो प्लेस है, मतलब 2 0 वाले से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 100 से तो पॉइंट हट जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका मतलब है कि उसको भी 1 को भी अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो 1 × 100 100 हो जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि अगर पॉइंट के बाद 2 प्लेस है तो आपको 2 0 वाले से मल्टीप्लाई करके उस पॉइंट से रिड ऑफ होना है, लेकिन 2 0 वाला 100 जो है वो नीचे भी लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये बन जाता है, थोड़ा प्लेस आप एडजस्ट करिए, ये बन जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1225 और नीचे रहेगा 100, और इस तरफ है r स्क्वायर। तो अब आपको r चाहिए। अब अगर आपको r चाहिए तो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 1225 का भी, आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 100 का भी, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। 1225 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो आपको मिलेगा 35, और अगर आप 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा 10, क्योंकि आपको मालूम है कि 10 10 से 100 होता है। उसी तरह 35 × 35 करेंगे तो आपको 1225 मिलेगा। तो फाइनली r जो है वो आपको ये मिलता है 35/10, जिसमें से 35 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाता है 3.5। तो रेडियस आपको मिला है 3.5, लेकिन आपसे रेडियस नहीं पूछा है, फाइंड द डायमीटर है। तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो 3.5 × 2 करेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो 7 यहाँ पे आपको दिया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। चलिए इसके बाद फिफ्थ वाला देखते हैं।
तो चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि इफ टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, अगर दो सर्कल हैं बाहर बाहर से वो टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स ऑफ देम कैन बी ड्रॉन। तो दोनों में आप ऐसे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो जो कॉमन रहेगा। अब देखिए अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मान लीजिए अगर वो टच ही नहीं कर रहे एक्सटर्नली, अगर वो दूर दूर है, ऐसे कंडीशन में कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। देखिए एक टेंजेंट आप कॉमन ऐसा ड्रॉ कर सकते हो जो इसके लिए भी वही टेंजेंट है, इसके लिए भी वही टेंजेंट है, एक ही टेंजेंट दोनों के लिए है, और एक आप यहाँ पे बना सकते हो। तब दो टेंजेंट तो आप तब भी ड्रॉ कर सकते हो जब सर्कल एक्सटर्नली टच नहीं कर रहा है, लेकिन जब वो एक्सटर्नली टच कर लेता है तब कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। तो ये दो तो आपको पता है फिर से कि दो तो आगे। तीसरा जो है, यहाँ से आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ, ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो जो दोनों के लिए कॉमन रहेगा। अब समझने की बात है, जैसे अगर इसको गायब कर दिया जाए तो देखिए ये टेंजेंट इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, और अगर इसको गायब कर दिया जाए तो यही टेंजेंट आप इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो टेंजेंट है वो दोनों के ऊपर है। मतलब टोटल देखा जाए तो 1, फिर 2 और 3, 3 टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो अगर सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, नहीं तो 2 ही ड्रॉ कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक में आपको ऑप्शन नंबर बी दिया है, जबकि वो रॉन्ग है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो 3 टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए फिफ्थ के बाद 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या लिखा है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि एंगल ACB इज इंस्क्राइब्ड इन अर्क ACB। तो एक सर्कल है, उस पर एक एंगल है जिसका नाम है ACB, और वो इंस्क्राइब्ड हुआ एक अर्क में ACB। तो जिसके उसके पीछे जो भी अर्क आप देख रहे हो वो अर्क को आप बोलोगे इंस्क्राइब्ड अर्क। तो ये जो अर्क है यहाँ रेड वाला, वो है इंस्क्राइब्ड अर्क जिसका नाम है ACB, और उसी इंस्क्राइब्ड अर्क में वो एंगल बना है जिसका नाम है ACB। फिर आपसे बोला कि विद सेंटर O, उसका सेंटर O है, और आपसे बोला कि एंगल ACB जो है, ये जो एंगल बना है ये एंगल 65 डिग्री का है। फिर आपसे पूछा कि फाइंड मेजर अर्क ACB। तो ACB जो अर्क है, ये जो यहाँ से यहाँ तक अर्क देख रहे हो, इसका मेजर बताइए कितना रहेगा। तो देखिए पूरे सर्कल का जो मेजर है वो आपको पता है 360 डिग्री होता है, जिसमें पूरा आ जाता है, और उसमें से आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा है, मतलब सिर्फ इतना पार्ट तो नहीं पूछा है। अब इतने पार्ट को अगर आप फाइंड आउट कर सकते हो या कर लेते हो तो पूरे 360 में से, पूरे सर्कल का देखिए फिर से बता रहा हूँ कि पूरा सर्कल अगर 360 है तो आपने लिखा 360। अब इतना अगर आप मेजर कर लेते हो, उसको अगर 360 में से अगर आप माइनस कर लेते हो तो जो बचेगा वो पीछे वाला ही बचेगा। तो आपको सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है, और वो किस तरह होगा। ये जो एंगल देख रहे हो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, और इंस्क्राइब एंगल का जो वैल्यू होता है वो उसके इंटरसेप्टेड अर्क से, मतलब उसके दोनों आर्म्स के बीच में जो अर्क आता है उसका हाफ रहता है। तो 65 डिग्री जो है वो इस आर्क का हाफ है। आर्क बोलिए, आर्क बोलिए, तो 65 का डबल रहेगा इसका मेजर। तो 65 का डबल मतलब 130। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 130 है। तो 130 को आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए पूरे 360 में से। तो 0, 6 - 3 3, 3 - 1 2, 230 आता है। तो 230 क्या रहेगा, इसका मेजर रहेगा, क्योंकि टोटल 360 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप देख रहे हो इसका डबल रहेगा, क्योंकि ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। वो मिला आपको 65 का डबल 130, और 360 में से आपने 130 माइनस किया, आपको 230 मिला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए इसके बाद 7 देखते हैं। 7 में क्या बोला कि कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल एट पॉइंट E। तो एक सर्कल है, उसके अंदर 2 कॉर्ड है, एक का नाम AB है और एक का नाम CD है, और दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप एट पॉइंट E, उसका नाम है E। फिर आपसे बोला कि अगर AE जो है वो 5.6 है और EB 10 है, CE अगर 8 है, तो आप ED फाइंड आउट करिए। अब अगर इसको देखते हो तो आपको एक थ्योरम मालूम होगा, थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल, ये वाला। इसमें फॉर्मूला आपको क्या मिलता था कि AE मल्टीप्लाई बाय EB इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाय AD, और वही चीज़ आप यहाँ पे भी करोगे, AE मल्टीप्लाई बाय EB विच इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाय AD। तो अगर AE को मल्टीप्लाई करते हो आप EB से, विच इज इक्वल टू CE को मल्टीप्लाई करते हो ED से, तो अब आपको वैल्यू मिल जाएगा AD का। AE के प्लेस पे लिख सकते हैं हम 5.6 मल्टीप्लाई बाय EB के प्लेस पे लिखेंगे हम 10 विच इज इक्वल टू CE के प्लेस पे लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय ED। 5.6 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय ED, और 8 को यहाँ पे रखोगे तो डिवाइड हो जाएगा, 56 डिवाइड बाय 8 विच इज इक्वल टू ED। 8 7 से 56 होता है, आपको मालूम है। तो ED जो है वो आपको मिलता है 7, और 7 आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए।
तो चलिए 8 वाला देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, इन एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD, और आपसे बोला कि ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल A, मतलब एंगल A का जो मेजर है अगर आप ट्वाइस करोगे, डबल करोगे, इज मतलब इज इक्वल टू थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल C। एंगल C के मेजर का थ्राइस रहेगा, मतलब एंगल C के मेजर का थ्राइस रहेगा। तो फिर आपसे बोला कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C, तो एंगल C प्रॉपरली कितना रहेगा। तो आपको एक चीज़ मालूम है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो आपको 180 मिलेगा। तो एंगल A प्लस एंगल C जो है ये आपको दे देता है पहले से 180 डिग्री। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे किसी एंगल को डिफाइन करना है, जिससे अगर आपको C फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे C को यहाँ पे रखते हैं और 3 को यहाँ पे भेजते हैं। तो 2 टाइम्स एंगल A, या ऐसा करिए एंगल A को रिप्लेस करेंगे C से, तो एंगल A को यहाँ पे रखते हैं, 2 को वहाँ पे भेजते हैं। तो एंगल A सेम रहेगा, 2 जब वहाँ पे जाएगा तो 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 3/2 एंगल C हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जहाँ पे एंगल A लिखा है वहाँ पे आप लिख सकते हो 3/2 एंगल C, फिर प्लस ये एंगल C सेम रहेगा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, जिससे आपको C हर जगह पे दिख रहा है तो C का मेजर आपको मिल जाएगा। अब ये 2 आपको अगर हटाने का तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और 3C बचेगा सिर्फ, मतलब 3 एंगल C प्लस जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एंगल C हो जाएगा, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 360। अब 3 एंगल C प्लस 2 एंगल C आपको मिल जाएगा 5 एंगल C विच इज़ इक्वल टू 360। 5 को अगर आप वहाँ पे भेजोगे तो एंगल C का वैल्यू आपको मिलता है 360 डिवाइड बाई 5, 5 7 ज़ा 35, एक बचता है 5 2 ज़ा 10, 72। तो B उसका ऑप्शन है 72। तो एंगल C जो है वो आपको मिलता है 72 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B है। तो चलिए इसके बाद 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट्स A, B, C आर ऑन ए सर्कल। तो एक सर्कल पे पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C है, सच दैट मेजर अर्क AB इज इक्वल टू मेजर अर्क BC इज इक्वल टू 120 डिग्री, ऐसा समझिए। तो AB का जो मेजर है वो 120 डिग्री है, BC का जो मेजर है वो भी 120 डिग्री है। फिर क्या बोला कि नो पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट B इज कॉमन टू द अर्क। इसके ऊपर और कोई पॉइंट नहीं है जो इन दोनों के लिए कॉमन रहेगा, मतलब ये जहाँ पे एंड हो रहा है दूसरा अर्क वहीं से शुरू हो रहा है, वही पॉइंट से B से, मतलब B से ही दूसरा शुरू हो रहा है, दोनों अर्क के बीच में गैप ज़रा सा भी नहीं है। विच इज़ द टाइप ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC कौन से टाइप का ट्राइंगल रहेगा, ये आपका क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये अर्क 120 डिग्री का है और ये अर्क भी 120 डिग्री का है, तो ये अगर दोनों अर्क कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके साथ जो कॉर्ड बनाएंगे ये कॉर्ड, और इसके साथ जो कॉर्ड बनाएंगे ये कॉर्ड, ये दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट अर्क से कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड सबटेंस होते हैं, बनते हैं। तो ये दोनों साइड इक्वल देंगे। अब बचता है थर्ड वाला जो कॉर्ड बनेगा, इसके बारे में हम क्या सोचेंगे, क्योंकि अगर इसके बारे में नहीं सोचते हैं तो इसका आंसर आप झट से बोल दोगे कि इस ट्राइंगल के अंदर 2 साइड इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं, क्योंकि अगर ये 120 डिग्री है और ये भी 120 डिग्री है और पूरा मिला के 360 होता है, तो ये बचा हुआ कितना रहेगा। अब इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो ये 240 होता है, और 360 में से अगर आप 240 को माइनस करते हो तो आपको मिलता है 120। इसका मतलब ये वाला जो अर्क आप देख रहे हो ये भी 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये भी 120, मतलब तीनों अर्क अगर इक्वल हो गए हैं तो ये तीनों कॉर्ड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और जिसके वजह से तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे और वो ट्राइंगल क्या बन जाएगा, आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएगा। और इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर A है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। चलिए इसके आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 10th क्वेश्चन चलिए देखते हैं इस तरीके से कि सेगमेंट XZ इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है और उसमें XZ जो है वो उसका डायमीटर है। पॉइंट Y लाइज इन इट्स इंटीरियर। सर्कल के अंदर पॉइंट Y आ रहा है, सपोज करिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये जो 4 स्टेटमेंट दिया है आपको, 1 2 3 4, इसमें से क्या चारों राइट है। अगर चारों राइट है तो आपको ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर D। क्या कोई भी 2 राइट है तो ये रहेगा, क्या कोई एक ही राइट है तो ये रहेगा, क्या कोई 3 राइट है तो ये रहेगा। मतलब आपको ये बताना है कि इन सभी में से कितने स्टेटमेंट हैं जो राइट है। तो उसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको एक बात बताता हूँ कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर आता है और सर्कल के ऊपर डायमीटर के एंड पॉइंट को छोड़ के, और अगर उसी डायमीटर के एंड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको अच्छी तरह मालूम है प्रॉपर्टी ऑफ डायमीटर से भी और इंस्क्राइब एंगल से भी आप समझते हो कि ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, मतलब राइट एंगल।
तो राइट एंगल कब बनेगा? अगर वो पॉइंट सर्कल के ऊपर रहता है। लेकिन हमको जो क्वेश्चन दिया है वो इंटीरियर में है, ये चीज़ याद रखिए। तो सर्कल के ऊपर अगर पॉइंट रहेगा तो 90 डिग्री बनेगा, और हमको पॉइंट दिया सर्कल के अंदर दिया है। एक कंडीशन और देखिए कि अगर वही पॉइंट सर्कल के बाहर चला जाता है और अब अगर आप ज्वाइन करते हो तो जो एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल रहेगा, 90 डिग्री से कम रहेगा। तो आप समझिए कि सर्कल के बाहर रहेगा तो 90 से कम रहेगा, सर्कल के ऊपर रहेगा तो 90 रहेगा। तो सर्कल के अंदर जब रहेगा, सर्कल के अंदर, तब जब आप ड्रॉ करोगे तब वो ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, 90 से बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 से बड़ा रहेगा, ग्रेटर देन 90 रहेगा, याद रखिए। तो इंटीरियर में अगर कोई पॉइंट है डायमीटर के एंड पॉइंट को छोड़ के, तो वहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो मोर देन 90 रहेगा। अब यहाँ पे आपको देखना कि कितने स्टेटमेंट राइट है। यहाँ पे क्या बोला कि इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट एंगल एक्स वाई जेड इज एन एक्यूट एंगल। क्या एक्यूट एंगल बन पाएगा? 100% नहीं बनेगा। एक्यूट एंगल तभी बनेगा जब ये पॉइंट सर्कल के बाहर रहेगा। मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये यही बोल रहा है कि ये एंगल हरगिज 90 से छोटा एंगल नहीं बनेगा, तो राइट है, ये हमेशा 90 से बड़ा रहेगा। दूसरा ये बोलता है कि एंगल एक्स वाई जेड कांट बी राइट एंगल। ये बोल रहा है कि ये एंगल जो रहेगा अंदर इंटीरियर वाला, ये 90 डिग्री भी नहीं रहेगा। हमारा ये भी पॉइंट राइट है, क्योंकि 90 डिग्री के लिए इसको इसके ऊपर आना पड़ेगा कहीं पे भी, तो ये भी राइट है। तीसरा ये बोल रहा है कि एंगल एक्स वाई जेड जो रहेगा वो एक ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, तो ये भी करेक्ट है कि हाँ वो मोर देन 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया है। चौथा ये बोल रहा है कि कांट मेक ए डेफिनेट स्टेटमेंट फॉर मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ये बोलते हैं कि हम बता ही नहीं पाएंगे कि एक्स वाई जेड कितना रहेगा, कितना एक्यूरेटली नहीं, उसका क्या हालत रहेगा। ये रॉन्ग है, क्योंकि हम बता सकते हैं कि वो एंगल हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट इन्होंने राइट बताया है, एक स्टेटमेंट इन्होंने रॉन्ग बताया। तो ओनली 1 नहीं है, ओनली 2 नहीं है, ओनली 3 उसका जो है वो राइट है। ओनली बोला है क्योंकि 4th वाला तो राइट ही नहीं है, ऑल तो हो नहीं सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।